गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम कुछ मध्यम वर्ग में रिएक्टिविटी ऑर्डर के मध्यम वर्ग में आने वाले जितने भी धातु हैं, कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं जैसे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया, इन तीन धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पारा और तांबे, जिसको कॉपर कहा जाता है, इसके निष्कर्षण का सिद्धांत ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका जस्ट पिछले का वीडियो सेशन देख लें, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज को बिना टाइम वेस्ट किए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं हम लोग जिंक के निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक, तो जिंक के निष्कर्षण की बात करें तो आप हेडिंग डालोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। आप लोग का कल का वीडियो सेशन याद होगा, जो बच्चे कल के वीडियो सेशन में जुड़े थे उनको मैंने बताया था कि अयस्कों के सांद्रण की बहुत सारी विधियां थी, जिन्हें मैंने 3 पार्ट में बांटा था। पहले पार्ट में बांटा था आपको कम रिएक्टिविटी मतलब कम अभिक्रियाशील तत्वों को, दूसरे में मध्यम। तो मध्यम वालों में मैंने बताया था कि अयस्क जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट अयस्क। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है किसके द्वारा करते थे हम लोग? भर्जन के द्वारा करते थे, और जबकि इसके द्वारा मतलब निस्तापन द्वारा हम लोग कार्बोनेट अयस्कों का करते थे। उसके बाद देखते थे हम लोग धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता था, फिर धातु का अपचयन, फिर धातु का परिष्करण किया जाता था, तत्पश्चात हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती थी। सेम वही फॉलोशीट यहाँ भी होगा। पहले हम लोग जिंक के बारे में जान लेते हैं। जिंक का नाम जो होता है, हिंदी में इसका नाम जिंक होता है या इसी को जस्ता भी कहा जाता है। जिंक या जस्ता, अंग्रेजी में इसको ZINC के नाम से जाना जाता है और इसका संकेत होता है Zn। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, परमाणु संख्या की एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है छोटू, वह होता है आपका 30। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं उठता ना कि धातु का सज्जन निष्कर्षण क्यों करते हैं? क्योंकि धातु मुक्त अवस्था में कुछ पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती हैं। जो धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात अपने अयस्कों के रूप में पाई जाती है, और अयस्क के रूप में पाई जाएंगे तो उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही धातु का निष्कर्षण कहलाता है। मतलब इसको अयस्क से शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? धातु का निष्कर्षण है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लोगे एक चीज कि जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात यह क्या होगा? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। जब यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, आप यहीं पे लिख सकते हो कि संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अब आप लोग देखोगे कि जिंक के अयस्क कौन कौन से, उसका नाम हम लोग देखते हैं, और जिंक का शुद्धिकरण कौन से, जिंक का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण कौन से अयस्क से किया जाता है। तो डालोगे जिंक के प्रमुख अयस्क, जिंक के प्रमुख अयस्क। ठीक, जिंक के प्रमुख अयस्कों की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है आपका ZnS, जिसको कहा जाता है जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं इसको? जिंक ब्लेंड। ठीक, दूसरे की बात करें तो वो होता है आपका ZnCO3, जिसको कहा जाता है जिंकाइट, सॉरी कैलामाइन, जिसको कहा जाता है कैलामाइन। और तीसरे की बात करें तो ZnO, जिसको कहा जाता है जिंकाइट। तो ये 3 प्रमुख अयस्क हैं किसके? जिंक के। परंतु जिंक का शुद्धिकरण जो होता है जिंक सल्फेट, जिसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है, जिंक सल्फेट करें यहाँ पे ZnS, जिसको क्या कहा जाता है? जिंक ब्लेंड कहा जाता है, ZnCO3, इन्हीं दोनों के द्वारा जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इसका नाम आप हिंदी में भी लिख लोगे, क्या होता है? जिंक ब्लेंड, और इसका नाम होता है कैलामाइन, और इसका होता है जिंकाइट। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि जिंक 2 नंबर में अगर पूछना होगा तो ये भी पूछ देगा कि जिंक के प्रमुख 2 अयस्कों का नाम लिखे थे। इन दोनों में से जो भी आपको याद हो आप आसानी से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। ठीक, सिद्धांत क्या होते हैं, मतलब निष्कर्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग डालोगे
सिद्धांत जैसे मैं लिख रहा हूं ना एग्जाम में वैसे ही लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसी तरह से लिख रहा हूं जिस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक क्या है, जिंक के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे तथा जिंक के दो अयस्कों का वर्णन करें। तो सेम आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, लास्ट तक लिखते जाओगे, ठीक है। सिद्धांत की बात करें तो यहां पे लिखोगे कि जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से, जिंक जिंक ब्लेंड तथा जिंक कैलामाइन तथा कैलामाइन से किया जाता है, कैलामाइन से किया जाता है। अब देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पार्टिकुलरली कि जिंक का निष्कर्षण कैलामाइन से लिखें या जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से लिखें। तो हम लोग दोनों को देख लेते हैं। पहले डालना आप लोग हेडिंग जिंक ब्लेंड से, जिंक ब्लेंड से, जिसको क्या कहता है जेडएनएस। फॉर्मूला डायरेक्टली लिखता हूं, जेडएनएस से निष्कर्षण इसका कैसे किया जाएगा। तो जेडएनएस क्या है, सल्फाइड एस्क, और सल्फाइड एस्को का सांद्रीकरण कैसे किया जाता है, तो इसको क्या करेंगे वर्जित करेंगे, ठीक, मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो लिखेंगे जेडएनएस को, जेडएनएस को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है, जिससे जेडोनू की प्राप्ति होती है, जिससे जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक, समझ में आया होगा। आप क्या करोगे कि जेडएनएस को वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे और वायु की उपस्थिति में गर्म करने से जिंक ऑक्साइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। और इसी जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड बन गया। फिर हम लोग देख लेते हैं जेडएनCO3 कैलामाइन द्वारा भी जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। और इसको जेडएनओ को जब हम लोग कॉक के साथ मतलब कार्बन के साथ इसको मिश्रित करके गर्म करेंगे तब हमें शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है जेडएनएस, यहाँ पे है ZNS, इसको गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में। अच्छा ZNS सॉलिड स्टेट में होगा, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे मतलब ऑक्सीजन मिलेगा किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। और जब यहाँ पे लिख देना हीट, जब इसको हीट करेंगे उष्मा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो पहले जिंक ऑक्साइड बना लेगा ZNO और प्लस SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। इक्वेशन को आपको बैलेंस ये किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा और ये गैसियस स्टेट में होगा। तो या तो क्वेश्चन में जी लिखो या अप एरो दे दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो जिंक एक ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे लगा दो 2 और यहाँ भी 2 लगा दो। अब देख लो और यहाँ भी 2 लगा दो। जिंक कितना हो गया 2, सल्फर कितना हो गया 2, तो जिंक और सल्फर देखो बैलेंस हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो जिंक 2 गो और सल्फर भी कितना हो गया 2। ऑक्सीजन की बात करें 3 दूना 6 और 2 यहाँ पे और 2 दूनी 4, तो 4 कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। उसी प्रकार अगर कहें यहाँ पे हम लिख देते हैं ZnCO3 से, ZnCO3 से, क्योंकि ZnCO3 क्या है छोटू देखने से कार्बोनेट एस्क है और कार्बोनेट एस्क को क्या किया जाता है निस्तापित किया जाता है। तो जब इसको निस्तापित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त फिर ZnO प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे ZnCO3 को अच्छा वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो ये क्या हो गया हमारा वर्जन हो गया। और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका निस्तापन हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को आप ये कहो कि वायु की उपस्थिति में या ZnS को वर्जित किया जाता है या इसको कहो कि ZnA को निस्तापित किया जाता है, ठीक है। ZnCO3 को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है या इसी को आप लिख सकते हो कि ZnCO3 को निस्तापित किया जाता है, ठीक है। जब वर्जन और निस्तापन आप लोग पढ़े होगे ना तो आपको ये चीज पूरा समझ में आता होगा, ठीक है। निस्तापित किया जाता है ZnCO3 को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ZnO जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, अब देखो अब इसका भी आपको रिएक्शन लिखना होगा। तो इसको आप लोग पहले अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिएक्शन इसको ऊपर मिटा के लिख देता हूं। उसके बाद एक स्टेप और होगा, देखो यहाँ पे चलो मिटाता हूं, मैं ऊपर का मिटाऊं, चलो इतना मैं मिटा देता हूं क्योंकि इतना मिटा देंगे तो काम हो जाएगा अपना।
चलो देख लो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका रिएक्शन लिखेंगे। ये क्या है आपका ZnCO3 सॉलिड स्टेट में होगा, और यहां से जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे ना, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, ZnO मिल जाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा। रिएक्शन तो बैलेंस होगा, देखो लो रिएक्शन यहाँ पे जिंक एक ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, जिंक कार्बन भी एक ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 को एगो 3 को, तो ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ भी देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना है, यहां भी देखो जिंक ऑक्साइड बन गया, यहां भी देखो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि जिंक ब्लेंड से दिखाओ, तो आप क्या करोगे, यहां तक लिखोगे और ये जिंक ZnCO3 वाला छोड़ दोगे, यहां तक लिख के, और फिर यहां पे जो मैं लिखूंगा उसको करोगे, लिखेंगे। अब लिखोगे यहां पे, एक सेकेंड, अब ZnO जिंक ऑक्साइड को कार्बन के चूर्ण के साथ, कार्बन के चूर्ण के साथ, कार्बन के चूर्ण के साथ मिश्रित कर गरम किया जाता है, गरम किया जाता है, जिससे शुद्ध जिंक धातु प्राप्त होता है, जिससे शुद्ध जिंक धातु प्राप्त होता है। अब ये देखो शुद्ध जिंक धातु प्राप्त होगा, तो इसका भी तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। आपके पास क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसमें क्या करेगा, आप कार्बन का चूर्ण मिला रहे हो, मतलब कार्बन मिलाओगे तो यहाँ से रिएक्शन करेगा और हीट होगा ना, हीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले तो जिंक धातु मिल जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, यही होगा ना Zn+CO। ये जो होगा आपका सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि ये किस में होगा, गैसियस स्टेट में। चाहो तो आप एरो मार्क दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो जिंक मेटल, और ये कौन सा होगा, प्योर जिंक मेटल, लिखो प्योर जिंक मेटल, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अच्छा इसको देखो, तो हम लोग देख रहे थे वहां पे, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे कार्बन द्वारा अपचयन हो रहा है, तो आप नीचे ये भी लिख सकते हो कि इसी विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कहा जाता है, इसी विधि को कार्बन द्वारा अपचयन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये चीज हो गया आपके जिंक के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में। तो इसको आप एग्जाम में कहेगा जिंक ब्लेंड से लिखने को, तो ऊपर मैंने जो पहले लिखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, यहां तक लिखने आओगे, यहां तक लिखते आओगे और फिर इस लाइन को अब लिख दोगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं लिखोगे, इतने को लिख दोगे। उसके बाद क्या होगा, कहेगा कि जिंकाइट से, सॉरी कैलामाइन से, तो कैलामाइन से कहेगा तो यहां तक लिखने आना, यहां तक, सॉरी इसके ऊपर जितना मिटा दिया उतना लिख देना, उसके बाद मतलब यहां तक लिख देना, और उसके बाद ये जो ZnS वाला पोर्शन है इतने को आप हटा देना, उसके बाद एक कैलामाइन वाला लिख के यहाँ पे लास्ट तक लिख लेना, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें, मैग्नीज के एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको, यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैग्नीज का निष्कर्षण हम लोग देखते हैं। मैग्नीज का निष्कर्षण उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। देखो याद करने वाला, प्रिपेयर करने वाला निष्कर्षण है, एक आप लोहे और एल्युमिनियम का करोगे, जो लोहे का अभी मैं करूंगा, एल्युमिनियम का कल का वीडियो सेशन में करूंगा। सोडियम का करना है, सोडियम एल्युमिनियम मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन आपको याद करना है, ठीक है। बस इसमें आप छोड़ने वाला जो है आपका यही मैग्नीज छोड़ सकते हो, पारा छोड़ सकते हो, पारा भी हालांकि 1-2 बार पूछा है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज, ठीक। अब देखो हिंदी में इसको मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। सबसे पहले इसका नाम की बात करें तो ये होता है आपका मैग्नीज, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में भी मैग्नीज, और इसका संकेत जो होता है Mn होता है। एटॉमिक नंबर पे यहीं की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आप लोग को याद होगा कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 25 है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे भी लिखना है कि चूंकि मैग्नीज धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक। तो ये लिख लोगे। उसके बाद अब आप आ जाओ डायरेक्टली इसके सिद्धांत पे आ जाते हैं, नहीं पहले अयस्क ना, मैग्नीज के
प्रमुख अयस्क, मैग्नीज का प्रमुख अयस्क की बात करें तो एक ही इसका प्रमुख अयस्क है और उसी के द्वारा इसका सांद्रण कर लिया जाता है, जिसका नाम है MnO2, जिसको कहा जाता है पाइरोलूसाइड। पाइरोलूसाइड, हिंदी में भी इसको कहते हैं पाइरोलूसाइड। पाइरोलूसाइड, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि पाइरोलूसाइड निम्न में से ऑब्जेक्टिव में निम्न में से किस तत्व का किस धातु का अयस्क है। ठीक, तो आप यहाँ पे बोलोगे किसका, मैग्नीज का, Mn का। और ये देखो तो कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है। अब लिखोगे यहाँ पे सिद्धांत में, सिद्धांत क्या होगा, तो सिद्धांत में लिखोगे कि मैग्नीज का निष्कर्षण, मैग्नीज का निष्कर्षण MnO2 के द्वारा किया जाता है। MnO2 के द्वारा किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसको हमें देखना है, द्वारा किया जाता है। ठीक, ये चीज हो गई। यहाँ पे आप एक लाइन लिख दोगे कि मैग्नीज जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अर्थात संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब मैग्नीज का निष्कर्षण MnO2 के द्वारा, चूंकि ये ऑक्साइड, हम क्या करेंगे कि MnO2 को एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ मिला देंगे, उसके बाद गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो मैग्नीज धातु हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसी को लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे MnO2 को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिश्रित कर गरम करने पर हमें मैग्नीज धातु, बहुत छोटा है इसका निष्कर्षण। ठीक है, मैग्नीज धातु लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में मतलब गला हुआ अवस्था में, द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। अच्छा ये बताओ, धातु द्रव अवस्था में कब प्राप्त हो जाएगा, जब उसमें से अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। अब इसी को रिएक्शन लिख देते हैं। ये क्या है आपका MnO2 है ना, इसको क्या करो, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिश्रित करें तो देखो क्या होगा। यहाँ पे आपका पहले तो एल्युमिनियम मैग्नीज धातु बन जाएगा, वो भी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, Al2O3। ठीक, और ये आपका सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में हीट एनर्जी निकलेगा। यही आपका मैग्नीज हो गया, प्योर मैग्नीज। ये क्या हो गया आपका, प्योर मैग्नीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस कर दो। ये देखो मैग्नीज यहाँ पे कितना है, एगो, मैग्नीज एगो, चलो यहाँ तक तो ठीक है। एल्युमिनियम एगो है, एल्युमिनियम का एगो है यहाँ पे 2 है, तो एल्युमिनियम को मैं 2 कर दूं, एल्युमिनियम का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। जब एल्युमिनियम को 2 किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो तो 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। तो 3-2 का रेशियो समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पे कर देते हैं 3 और यहाँ पे कर देते हैं 2। ठीक, अब एल्युमिनियम अनबैलेंस हो गया, 2 दूनी 4 हो गए थे, यहाँ पे लगा दो 4, देखो तो बैलेंस हो गया। 3 गो मैग्नीज तो यहाँ भी लगा दो 3 गो मैग्नीज। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, एल्युमिनियम 4 गो, एल्युमिनियम 2 दूनी 4 गो, ये चीज बैलेंस हो गया। और देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज किया जा रहा है, तो इसी विधि को एल्युमिनियम द्वारा अपचयन कहा जाता है। Al द्वारा अपचयन कहा जाता है। ये हो गया आपका मैग्नीज के निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक, तो इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। इसको बड़ा बनाने के लिए बीच में वो लाइन लिख देना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो। अब फिर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं लोहे के निष्कर्षण का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, तो लोहे का निष्कर्षण का सिद्धांत तो आज ही याद कर लेना है, समझे। मिटाता हूं मैं इसको, फिर आपको देखते हैं लोहे के निष्कर्षण का सिद्धांत। अब आप हेडिंग डालोगे लोहे के निष्कर्षण का सिद्धांत, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके नाम की अगर बात करें हम, ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इसका नाम बात करें तो ये होता है लोहा, या इसी को आयरन भी हिंदी में भी कभी कभी कह दिया जाता है, आयरन, और इंग्लिश में IRON। और इसकी संकेत की बात करें तो संकेत इसका होता है Fe। वहीं पे एटॉमिक नंबर की बात करें
तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर याद होगा आपको, बड़ा फेमस है, कितना होता है 26 होता है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे भी लिखोगे कि ये जो लोहा है, लोहा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो एक लाइन लिख लो, लोहा मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो किस में पाया जाएगा, संयुक्त अवस्था में, अर्थात संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात होगी कि इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से, तो आप लोग तो सुने हुए हेगमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट होता है ना ये सब, तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे लोहे के प्रमुख अयस्क, लोहे के प्रमुख अयस्क। लोहे के अगर प्रमुख अयस्क की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट, इसको हिंदी में भी छोटू हेमेटाइट ही कहा जाता है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना, Fe2O3, जिसको कहा जाता है हेमेटाइट, HAE, हेमेटाइट, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, हेमेटाइट कहा जाता है, हेमेटाइट। ठीक, इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा जाता है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है Fe3O4, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट कहा जाता है, मैग्नेटाइट, हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटाइट। डन। और इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा जाता है, आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है। वहीं पे तीसरे अयस्क की बात करें तो वो होता है FeS2, जिसको कहा जाता है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट, हिंदी में भी इसको आयरन पायराइट कहते हैं। उसी प्रकार चौथे की बात करें FeCO3, जिसको कहा जाता है सीडेराइट, सीडेराइट। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आयरन के क्या थे, ये सब अयस्क थे, इनको आप याद रखोगे। सीडेराइट एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये दोनों जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यहाँ पे जो है इन दोनों के द्वारा, मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के द्वारा ही यही प्रमुख अयस्क है, किसके, लोहा के, लेकिन इसका निष्कर्षण जो है हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है। देखो लोहे के निष्कर्षण का मैं 2 सिद्धांत बताऊंगा। पहला सिद्धांत जो होगा लॉन्ग होगा और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अगर आप लिख के आते हो तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। और दूसरा जो होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है, क्योंकि ये छोटे पैमाने पर होता है। छोटे पैमाने पर लोहे का निष्कर्षण एकदम आसान तरीके से किया जाता है एल्युमिनियम की हेल्प लेकर के, तो उसको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर एग्जाम में 9 आए तो एल्युमिनियम वाला लिख देना, छोटा वाला जो मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, तो वो लिख देना। अदरवाइज आप इसको लिखना, मतलब कंपल्सरी आप तो याद करना बड़ा वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आप इसको आप में लिख लो अच्छे से और फिर हम लोग देखते हैं। लोहे का निष्कर्षण जो होता है हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे इसके निष्कर्षण के सिद्धांत को लिख दिया है। मैं इसी को समझा देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा और ज्यादा लगता है, लाइन बाय लाइन लिखता मैं, इसलिए यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी डील कर रखा है। अब हेमेटाइट से निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो अयस्क का पहले सांद्रण किया जाता है, और हेमेटाइट का सांद्रण जो होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे डील किया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो हेमेटाइट को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, और वायु की सीमित मात्रा में, ये यहां से अलग है, वायु की सीमित मात्रा में वात्य भट्ठी में गर्म किया जाता है, तो जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले देखो क्या करोगे, हेमेटाइट का रिएक्शन किसके द्वारा, हेमेटाइट का रिएक्शन कोक तथा चूना पत्थर से कराया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वात्य भट्ठी में डालेंगे तो रिएक्शन ही होगा ना, जिसमें सबसे पहला होता है, ये क्या है, कोक। कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड
लोहे का जो ये ऑक्साइड है अयस्क Fe2O3 जिसको हेमेटाइट कहा जाता है, हेमेटाइट से रिएक्शन करके लोहा तथा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेता है। और या इसी को कह सकते हो कि हेमेटाइट डायरेक्टली कोक से अभिक्रिया करके लोहा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण कर लेता है। ठीक, यहाँ पे जो हेमेटाइट हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोहा जो प्राप्त हो रहा है जब हेमेटाइट से हम लोग कर रहे हैं, तो ये हेमेटाइट अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जिसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका होता है जिसको बालू कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? बालू कहा जाता है। तो सिलिका को भाई अलग करना है, तो सिलिका को अलग करने के लिए क्या करोगे कि आप इसमें चूने पत्थर को मिला दोगे, और चूना पत्थर से सिलिका रिएक्शन करेगा तो खुद ब खुद धातु मल के रूप में, स्लैग के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है कि हेमेटाइट में सिलिका बालू मिला होता है जो चूना पत्थर से अभिक्रिया कर धातु मल के रूप में अलग हो जाता है। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, ये रिएक्शन करेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यही कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिका से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, पहले ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है सिलिका, इसको सिलिका कहते हैं, याद रखना। जिसको बालू का सूत्र अगर कोई पूछे तो SiO2 होता है, ध्यान में रखना। SiO2 जो रिएक्शन करता है तो CaS कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है जो धातु मल के रूप में अलग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो धातु प्राप्त होता है, अब देखो यहाँ पे लोहा पिघली अवस्था में भट्ठी के निचले सतह में जमा हो जाती है। ठीक, और जब भट्ठी के निचले सतह में जमा होगे तो उसको टाइम टू टाइम समय समय पर निकाल लेंगे, और समय समय पर निकाल कर जो लोहा हमें प्राप्त होगा उस लोहे को क्या कहेंगे हम लोग? ढलवा लोहा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका निष्कर्षण का सिद्धांत हो गया किसके? लोहे का। एक और मैंने छोटा वाला बताया था, ये लॉन्ग वाला हो गया। छोटा वाला देखो निष्कर्षण का सिद्धांत क्या कहता है। हेमेटाइट का रिएक्शन जो होता है एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ मिला करके गर्म कर दिया जाता है, जहां पे हमें लोहा जो होता है लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग द्रव लोहा, द्रवित लोहा कहते हैं, जिसको थर्मिट प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिसको मैं रिएक्शन लिख देता हूं सिंपल सा, देख लो आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लिखते हैं। बीच के कॉपी के बीच में आप या लिख देना और या करके नीचे लिखना। ठीक है, पूरे कॉपी के बीच में आप लिखना कोष्ठ में या, मतलब या देना और यहाँ पे सर्कल कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं देख लो। हेमेटाइट क्यों यहाँ पे लिखेंगे? हेमेटाइट को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है, मिश्रित कर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे हमें लोहा मतलब आयरन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, प्राप्त होता है, लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। देखो कैसे प्राप्त होता है, रिएक्शन करके देखेंगे हम लोग, प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए? हेमेटाइट, तो ले लिया मैंने Fe2O3, और ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिश्रित करोगे, देखो क्या बनेगा? एल्युमिनियम भी किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे जब आप इसको हीट करोगे, उष्मा दोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ पे तो पहले आपको लोहा अलग होगा और यह लोहा किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे Al2O3 का निर्माण होगा, और प्लस हीट तो निकलेगा ही, क्योंकि लोहा किस अवस्था में मिल रहा है? लिक्विड स्टेट में। तो लोहा लिक्विड स्टेट में कब प्राप्त होता है? जब इसको काफी ज्यादा ऊंचे तापमान पे गर्म किया जाता है। रिएक्शन बैलेंस है। लोहा यहाँ पे देखो 2 गो, लोहा यहाँ पे 1 गो है, तो लोहा को मैंने 2 कर लिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ भी 3, एल्युमिनियम 1 गो, एल्युमिनियम 2 गो, तो एल्युमिनियम को 2 कर दिया, हो गया रिएक्शन बैलेंस। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो गया? प्योर मेटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे या के बाद, मतलब वहां तक तो आपका निष्कर्षण का सिद्धांत हो गया था। उसके बाद लिखोगे कि छोटे पैमाने पर हेमेटाइट को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिश्रित कर गर्म किया जाता है, जिससे हमें आयरन लिक्विड स्टेट में, लोहा लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देखो, और यहाँ पे ये जो लोहा होता है, अब यहाँ पे ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे लिखोगे लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड क्या है? ये लौह ऑक्साइड और प्लस एल्युमिनियम चूर्ण, इसके मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो इसको कहा जाता है थर्मिट। क्या कहते हैं इसको?
थर्मिट के नाम से जाना जाता है, जिसको यहाँ पे ये जो लोहा होता है हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है और इसी लिक्विड स्टेट का उपयोग रेलवे की पटरियों, डिब्बों तथा मशीनरी पार्ट पुर्जों को दरार हो, जो उसमें दरार पड़ती है उसको जोड़ने का काम किया जाता है इसी लोहे के द्वारा। ठीक है, तो समझ में आया होगा लोहे का निष्कर्षण। आप लोग यहां तक लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे एरो मार्क देकर के लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पे थर्मिट प्रोसेस कहा जाता है, थर्मिट प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद इसका उपयोग, यह चूंकि द्रवित अवस्था में पाया जाता है, गलित अवस्था में, तो इसका उपयोग रेलवे की पटरियों, डब्बों तथा मशीनरी पार्ट पुर्जों में आई दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? इसी थर्मिट प्रोसेस, मतलब लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण को, मतलब ये जो लोहा हमें प्राप्त हो रहा है इसका। ठीक, ये चीज लिख लोगे। ये हो गया आपका निष्कर्षण का सिद्धांत पूरा। ठीक, जिसमें हम लोगों ने देख लिया पारा का निष्कर्षण सिद्धांत और कॉपर का निष्कर्षण सिद्धांत पिछले वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन में देखा हमने जिंक का, मैग्नीज का और लोहे का। कल का वीडियो सेशन मतलब अगले हफ्ते जब मंडे को हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो सेशन करेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम और सोडियम के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद एक मिश्र धातु का क्लास होगा, फिर एक संक्षारण का क्लास होगा और फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी सब शेयर भी करना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो अभी तक तो नए नहीं रहेगा क्योंकि इतना क्लास देख ले, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।